जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, जस्ट लेट मी confirm it that my voice is clear and you are able to hear me and my voice is कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस ये कमेंट्स में मुझे बता दें तो जो आपके क्वेश्चंस हैं और जो डिस्कशन होगी आप सबसे वो हम कैरी आउट करेंगे। इसके बाद ये मुझे कमेंट्स में बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है, सबके पास क्लियर आ रही है आवाज़। अच्छा मसूद अहमद, थैंक यू, ठीक है, बेहतर है। अच्छा, so you can say I was really inspired by the you can say comments and the messages which were coming from you। जो हमने सेशन लिया था उसमें हमने जो आपके क्वेश्चंस थे उस पर जितना मुझसे हो सका था मैं आपसे सबसे अपना एनालिसिस था वो शेयर कर रहा था। बट कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर इसको ज़्यादा डेप्थ में बताएं, ज़्यादा डिटेल में बताएं। तो वो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू comment on a lengthy question or you can say lengthy analysis in just one single text। तो उसके लिए मुझे बेहतर लगा कि either I should start a live Instagram or you can say put a video on any kind of social media just like YouTube। और YouTube पे अभी मेरे इतना एक्टिव नहीं हूँ due to some constraints and personal activities। तो मैंने समझा कि Instagram पे लाइव आकर इससे ये होगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं हम उस पर डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस भी आपने मुझे काफ़ी भेजे हैं, जितना मुझसे हो पाएगा मैं सब पे बात करूँगा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट अगेन मेरी भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं और बिजी स्केड्यूल है, उसके बाद वो मुझे फॉलो करना है। बट अगेन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू comment or you can say answer your every kind of query which you have asked through my inbox or you can say the stories which I have put on Insta and the stories are the questions you have sent to me। तो वहाँ से हम अपना इस चीज़ का स्टार्ट करेंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था, आई विल आल्सो कॉल आउट अ नेम जैसे आप सबको पता भी चले और सबकी जो पर्सनल क्वेश्चंस थे वो भी हाईलाइट हो कि सर ने हमारे कुछ जो हमारे क्वेश्चंस थे वो रेज़ भी किए हैं और उनको वन बाय वन अपना आंसर भी किया है, तो उस चीज़ को हम फॉलो भी करेंगे। सो नंबर वन क्वेश्चन इज़ फ्रॉम तंजील सुमरो। शी इज़ आस्किंग दैट सर आर दीज 5-6 months इनफ फॉर कवरिंग 12 सब्जेक्ट्स। इस पे 2-3 हमारे ओपिनियन या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे वो आजकल वो बड़ी मार्केट में मिथ चल रही है कि मैंने 3 मंथ्स में तैयारी की, मैंने 5 महीने में तैयारी की है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो 2-3 साल लगे CSS पास करने में। तो ये मिथ्स हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये भी कह सकते हैं कि हर एक का पर्सनल एक उनकी जर्नी है वो शेयर करते हैं। तो कोई गलत भी नहीं है, कोई सही भी नहीं है। आप जस्ट अपने आप को देखें, अपनी जो आपकी एप्टीट्यूड है और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं सिर्फ उसको एनालाइज करें। हाँ, दूसरों की जर्नी से सीखें, दूसरों की जर्नी जो आपके पास सामने आ रही है या आपको कोई शेयर कर रहा है तो उससे वो ज़रूर सीखें। जैसे मैं पर्सनली बता दूं, मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, तो उसके बाद जो मेरी रिज़ल्ट आई थी आई वाज अनएबल टू क्लियर दैट अटैम्प्ट एंड दैट रिज़ल्ट केम इनटू द नवंबर। नवंबर के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो अपना एसे था वो मिस हो गया और बाकी सारे सब्जेक्ट्स मेरे क्लियर हैं। तो नवंबर के बाद कितने मंथ्स रहते हैं आपकी प्रिपरेशन में? ऑब्वियसली दिसंबर, जनवरी, मैक्सिमम फरवरी में मेरे एग्ज़ाम्स थे 2021 के। तो इस पर्सपेक्टिव से तो मेरे पास सिर्फ 2 या 3 मंथ्स थे, तो मैं भी कह सकता हूँ नहीं मैंने जो तैयारी की है वो 3 मंथ्स में की है। बट अगेन वो जो आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन है और जो आपके पास पूरा एक जर्नी जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं, अनफॉर्चुनेटली कई लोग जो नहीं होते वो उसको काउंट नहीं करते। इवन जो उनकी बैचलर लाइफ है, जहाँ जो वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या जिस यूनिवर्सिटी से
वो अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं उसको भी वो काउंट नहीं करते, वो बड़ी मैटर करती है। इफ़ यू आर कंपेयरिंग स्टूडेंट फ्रॉम लाहौर एंड डेट विद एनी काइंड ऑफ यू कैन से बिलोंग टू द रूरल एरिया ऑफ बलोचिस्तान और द सिंध और KPK, तो उसमें डिफरेंस लाजमन होगा। एक स्टूडेंट को लगेगी 12 to 24 मंथ्स, और जो लाहौर का स्टूडेंट होगा, इस्लामाबाद का होगा, ऑब्वियसली ही हैज़ मोर काइंड ऑफ एडवांटेज। अगेन वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ यू कैन से कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे कंपटीशन बहुत है और आपको कम्पीट करना है। तो कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि 6 मंथ्स में तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बस आप अपना जो प्लान है और डेडिकेशन है और जो सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें, आराम से हो जाएगी। इस पे कोई दो पर्सपेक्टिव नहीं हो सकते, नहीं हो सकता है या हो भी सकता है, वो आप पर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि मैंने अपना जो लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, वो मैंने लास्ट नवंबर के बाद मेरी रिज़ल्ट आई, उसके बाद मैंने जो मेरी तैयारी थी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट वो मैंने तैयारी की थी। तो उस हिसाब से तो मेरे पास सिर्फ 3 मंथ्स थे, बट अगेन जो प्रीवियस मेरी प्रिपरेशन थी वो भी काउंट करती है। तो इन चीज़ों को मिला के तो 3 मंथ्स भी इनफ हैं, 6 मंथ्स भी इनफ हैं। और अगर नहीं करना, अगर वो पैशन नहीं है, अगर वो डिज़ायर नहीं है, अगर वो एक्सक्यूज़ ज़्यादा हैं, फिर तो मतलब 2 साल भी आपके लिए इनफ नहीं है। तो होपफुली यहाँ आपका एक क्वेश्चन है वो क्लियर यहाँ से हो जाता है। नंबर 2 इज़ बाय Abia Askar. She is asking that should we highlight differences in the paper using markers? And again she is asking another question, how long did it take you for the prepare for the written examination? अच्छा, सबसे पहले जो अपना रेफरेंसेस की बात है कि हमें कौन से मार्कर्स यूज़ करने चाहिए, कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए, कौन सी पेन यूज़ करनी चाहिए। तो वो जो पेन का तो जो है वो आप पर है कि इन विच यू आर रियली कंफर्टेबल एंड यू कैन से यू हैव मोर काइंड ऑफ ईज ड्यूरिंग राइटिंग। तो वो बॉल पेन भी हो सकती है, वो पॉइंटर भी हो सकती है, वो इंक पेन भी हो सकती है, और काइंड ऑफ जेल पेन भी हो सकती है। उसमें कोई इतनी वो नहीं है, जिसमें आपकी राइटिंग बिल्कुल स्पीड ठीक हो और वो जो नज़र आए बिल्कुल, और एग्जामिनर को वो अपना रीडेबल हो, तो कोई इसमें आपकी अपना इशू नहीं होगा। सो मार्कर्स हैं, एक अपना कट मार्कर होता है, आपने सुना होगा। तो उसके 2 कलर्स होते हैं सेम, ब्लैक एंड ब्लू, एंड सेम गोज़ फॉर द पॉइंटर। मैंने ये 4 कलर्स, 4 पेन थी, 2 कट मार्कर और 2 पॉइंटर डिफरेंट कलर्स के, तो मैं वो यूज़ करता था। और इवन मैं अपने मैंने पेज पे अपने क्वेश्चंस हैं वो शेयर भी किए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हाउ आई एम राइटिंग डिफरेंट कलर्स एंड हाउ इवन माई रेफरेंसेज आर डिफरेंट एंड बीइंग हाईलाइटेड इन द ब्लैक कलर। और जो मेरी राइटिंग थी वो ब्लू मार्कर से यूज़ होती थी, और जो मेरी सब एंडिंग्स थी वो कट मार्कर से मैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करता था। एंड अनदर क्वेश्चन बाय अलीना, शी इज़ आस्किंग डेट प्लीज़ शेयर योर थाट्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सिंधी। सिंधी सब्जेक्ट में हमारे जो सिंधी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इजी एंड वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है टू ऑप्ट दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि 2 इसमें आपकी चीज़ें हैं वो बड़ी उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। नंबर 1 कि उनका जो सिलेबस है वो बिल्कुल एक कंसाइज है और रेडीली अवेलेबल है, और दूसरा ये अपना पंजाबी की तरह, पश्तो की तरह, इवन अपना मेरे ख्याल से बलोची की तरह बड़ा ये अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जो एग्जामिनर्स हैं वो बड़े आपके यूँ समझ लें कि काइंड होते हैं और आपको बड़ी मार्क्स देते हैं इसमें, कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट विच आर coming in the same group, just like the sociology or the journalism or the geography. But recently anthropology is getting a new fame in that group that everyone should opt anthropology instead of languages. तो सिंधी के बारे में मैं ये कहूँगा कि उसकी जो 2 बुक्स हैं मैंने फॉलो की थी। एक तो वो बड़ी मशहूर है अपना अकबर लिगारी की, बट वो एक कॉमन बुक है, उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है। दूसरी बुक है अब्दुल मलाक की, मेरे ख्याल से बड़ी है, हैवी बुक है और मोटी सी बुक है। वो इजीली आपको कराची में, हैदराबाद से, लारकाना से या किसी भी इवन सखर से इजीली मिल जाएगी। मलाक की बुक है, सिंधी अदब मेरे ख्याल से उसकी, हाँ सिंधी अदब जी तारीख है जो मुतायल हो, तो वो बड़ा अच्छा बुक है, उसको फॉलो करें और वहाँ से कंटेंट निकालें। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं हर चीज़ में कहता हूँ कि पास पेपर एनालिसिस करें, तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि वो सिंधी में बार बार कौन सी चीज़ें आपसे पूछेगा। नंबर 1
वो जो एक क्वेश्चन होता है पूर्ण बुनियाद ऑफ सिंधी लैंग्वेज, वो पूछेगा आपसे। शाह लतीफ़ पूछेगा आपसे, शेख हयास पूछेगा आपसे। और जो सिंधी जा दौर आहिनि उन जे बारे में तव्हां घणो पुछंदा, जेके सिंधी अदब जा दौर आहिनि, लाइक टालपुर, सुमरा ऐं पंहिंजा समा एंड अंग्रेज़ जा जेके दौर में सिंधी जी जेकी सिंधी अदब जी जेकी तारीख़ में उन में तरक़ी थी आहे, उन जे बारे में तव्हां घणो पुछंदा। सो सिंधी लाइ इहे मां तव्हांखे ॿ जेके बुक्स आहिनि उहे रेफरेंसिस तव्हांखे मां सजेस्ट कंदुमि। सो दीज आर द 2 books I would suggest for the Sindhi paper. Number 1 is अकबर लिकारी एंड नंबर 2 इज़ अब्दुल मल्ला की बुक है, वो वहाँ से आप कर लें। अच्छा, उसके बाद CSS जर्नी विथ मुगल इज़ आस्किंग डेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी साथ ले लेते हैं। इससे ये होगा कि डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कंबाइन हो जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में। जैसे दूसरा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से एक वो है कि आइदर वी शुड चूज़ यू कैन से IR और द पॉलिटिकल साइंस नंबर 1, और व्हाट आर द गुड सोर्सेज regarding the IR and the political science. So my subject was a political science. I would really like to talk about the more about the political science के कैसे स्टार्ट करें और क्या इसकी नेचर और क्या डायनामिक्स हैं, and what are the factors and techniques which are really important to gain the marks in this subject especially. क्योंकि ये इसके बाद IR के बाद दूसरा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा पिकअप किया जाता है। नंबर 1 IR है, उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास सारे जो जनरल कैडर के हैं। एक होते हैं ना वो स्पेसिफिक कैडर के, जस्ट लाइक ऑडिट एंड अकाउंट्स, और इसके अलावा फिज़िक्स या दूसरा केमिस्ट्री हो गया, वो भी मिनिमम लोग उठाते हैं मेरे ख्याल से। तो फिज़िक्स वाले भी कम हैं और ऑडिट वाले भी कम हैं, तो ज़्यादा आपके IR एंड द पॉलिटिकल साइंस हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में स्टार्ट करने की जो मेरी आपको सजेशन होगी कि अपना इंटरेस्ट देखें और अपना बैकग्राउंड देखें और उनका सिलेबस एंड पास पेपर्स देखें। क्योंकि मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मुझे कईयों ने रिकमेंड किया था स्टार्टिंग में कि यार IR उठा लो, IR बड़ा यू कैन से बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और मार्क्स भी देता है। बट जब मैंने उसका एनालिसिस किया, और हालांकि मुझे करंट अफेयर्स में और अपना जियो पॉलिटिक्स में या हिस्ट्री में बड़ा मुझे इंटरेस्ट है, बट मैंने IR को बाया नहीं किया। मेरी पर्सनल एक वो एप्टीट्यूड होती है, इंटरेस्ट होता है ना। मेरा जो टिल्ट था ज़्यादा अच्छा CSS नर्ड आपने क्वेश्चन किया है। BP लोगों का ये है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही आपका जो बॉडी होती है, इवन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स, जो जिसको हम कहते हैं नर्व टैकलिंग, कि आपकी नर्व्स स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए 2-3 मेथड हैं। नंबर 1 के अपने पास स्वीट कैंडीज़ हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, उसके अलावा कुछ इस तरह के जो स्वीट्स हैं, डिशेस वगैरह जो भी आप समझ लें, जो आप या जूसेस रख लें। जैसे पर्सनली मैं अपने जो स्वीट कैंडीज़ थे और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, वो ज़्यादा मैं पीता था जब मुझे फ़ील होता था कि यार स्ट्रेस मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही है और मुझे कुछ चाहिए अपनी एनर्जी के लिए। तो वो CSS नर्ड आप उस टाइम ज़्यादा यूज़ करें। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन बिटवीन द IR एंड द पॉलिटिकल साइंस। तो मेरा जो ज़्यादा टिल्ट था वो फ़िलासफ़ी, क्योंकि मैं अपना रसेल को और ड्यूरन को मैंने पढ़ा था काफ़ी, और लगता है यकीन पुख्ता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ टू सिलेक्ट 200 मार्क बिटवीन 200 सब्जेक्ट बिटवीन IR एंड द पॉलिटिकल साइंस। तो मेरा जो टिल्ट था ज़्यादा वो फ़िलासफ़ी के इस वजह से गया था। मैंने बुक्स पढ़ी थी काफ़ी उसके, रसेल की और अपने ड्यूरन की। तो वो जब मैंने देखा कि सेम फ़िलासफ़र्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस में हैं, तो मेरा टिल्ट वहाँ से बढ़ गया। हालांकि फ़िलासफ़ी और पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा डिफरेंस है। ये हम ना समझेंगे जिसकी फ़िलासफ़ी है तो वो ज़रूर पॉलिटिकल साइंस उठाएं, या जो पॉलिटिकल साइंस है जिसका वो फ़िलासफ़ी उठाएं। ये मैंने मिथ अपने क्वेश्चंस में भी बहस की थी कि ये नहीं हो सकता कि आप IR उठाएं तो आपको ये लाजमन है कि आप आइला उठा लें, या पॉलिटिकल साइंस उठा रहे हैं तो सीला उठा लें। ये बड़ी मिथ है, और अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो विक्टिम होते हैं आइला में और सीला में। उनकी मार्क्स या तो कम आती हैं या तो वो अनफॉर्चुनेटली फ़ेल हो जाते हैं। उनके बड़े रीज़न से मैं वो डिस्कस करता हूँ।
तो मैंने बता दिया कि हाउ टू चूज़ आईआर एंड द पॉलिटिकल साइंस, और स्टार्ट आपको लाजमन फ़िलासफ़र से करनी पड़ेगी, जूड हार्मन है, और उसके अलावा जीएश सेबाइन है, और तीसरा बुक है मार्केट का बुक है, बड़ा वो अच्छा है, द सेजेस ऑफ द एजेस। उसके अलावा मज़हरुल हक भी है, और उसके अलावा 2-3 अकेडमीज़ हैं जैसे वर्ल्ड टाइम्स है, उनकी भी बुक है, बट वो मार्केट बुक्स हैं। अगर वो सिर्फ उसको फॉलो करेंगे तो एवरेज मार्क्स आएंगी आपकी। अगर वो सब्जेक्ट हिट हो रहा है तो जैसे 2021 में सब्जेक्ट ये बहुत हिट हुआ था पॉलिटिकल साइंस, एवरेज मार्क्स इसकी 110 और 100 थी, मैक्सिमम यही थी एवरेज, और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 135 हमारी एक बैचमेट है मेरे ख्याल से उनका वो स्कोर था हाईएस्ट। सो पॉलिटिकल साइंस का ये है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछ रही हैं इकबाल मरियम पूछ रहे हैं, सर हाउ टू नो विच इन्फो इज रिलेवेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर की जो एक वो बड़ी मार्केट थी ना, मेरे ख्याल से अब वो कम हो गई है। आप नोट करें, पहले वो हमें कहा जाता था कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ें सीएसएस हो जाएगी। मेरे ख्याल से मेरा ये एक्सपीरियंस भी है और अपना एनालिसिस भी है कि लास्ट ईयर्स में मैंने तो बिल्कुल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी थी। जो मेरे लास्ट ईयर से सीएसएस के मैंने छोड़ दी थी पढ़ना। हाँ, ये था मेरा कि जस्ट मैं हेडलाइंस जो जैसे आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं, जो भी हमारी इकोनॉमी है स्पेशली, और आईएमएफ के डील्स हैं, और जहाँ हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जहाँ डॉलर का जो अपना रेट है, उसको मैं बड़ा देखता था। बट न्यूज़पेपर इतना मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था जितना वो हमें कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं 2 आपको ओपिनियन दूंगा। एक तो जो अपना ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है ना, वो आप अपना इंक्रीज़ करें। उससे ये होगा कि अपना आपका जो नॉलेज बेस है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि रिसर्च पेपर्स पढ़ें। वो क्यों कहता हूँ? वो इस वजह से कहता हूँ कि आपका जो एनालिसिस है, जैसे वो बार बार मुझे कहा जाता है कि सर हम अपना एनालिसिस कैसे करें, सर हम अपने आर्गूमेंट्स कैसे आगे बढ़ाएं या उसको और ज़्यादा इन्हेंस करें। और उसके अलावा तीसरा ये होता है कि सर हम जो क्रिटिकल एनालिसिस हैं या क्रिटिकल जो एबिलिटीज़ हैं हमारे माइंड में या हमारे क्वेश्चन में, वो कैसे नज़र आएँ। तो ये वहाँ से नज़र आएंगी जब आप अपना स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉडन करेंगे, बाय रीडिंग डिफरेंट रिसर्च पेपर्स, बाय रीडिंग डिफरेंट इंटरनेशनल मैगजीन्स लाइक द इकोनॉमिस्ट और द फॉरेन अफेयर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका आईआर है तो ही आप अपना जो फॉरेन अफेयर्स हैं या इकोनॉमिस्ट तो ही पढ़ें। हालांकि आपका पॉलिटिकल साइंस है जैसे मेरे था, मैं फिर भी फॉरेन अफेयर्स के जो ऐसे आते थे या जो इकोनॉमिस्ट का मैगज़ीन है वो आता रहता है तो वो पढ़ें। उसके अलावा अल जज़ीरा की बड़े आर्टिकल्स आते हैं, जैसे 2021 की जो प्रेसी थी वो अल जज़ीरा से आई थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था वहाँ से ही एक अपना उन्होंने पैसेज पिकअप कर लिया, फ़लस्तीन का था। 2021 में जो हमारी प्रेसी आई है वो आपकी अल जज़ीरा से आई है। तो देखें कितना फ़ायदा हो गया कि आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ से एक पैराग्राफ उन्होंने दे दिया तो वहाँ से आपको कहा गया था भाई इसकी प्रेसी बना लो। तो लाजमन मुझे इसका बेनिफिट मिला, लाजमन आपको भी मिलेगा अगर जो स्पेक्ट्रम है आपका न्यूज़पेपर से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, उसमें रिलेवेंट चीज़ आपको कैसे पता चले, मेन जो क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, वो यही है कि जस्ट एनालाइज द करंट हैपनिंग्स एंड द करंट नेशनल इशूज़ ऑफ योर कंट्री एज वेल एज द ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज का नंबर 1 इशू क्या है ग्लोबल का? वो है आपका ऑयल पॉलिटिक्स, एनर्जी पॉलिटिक्स। सारा कुछ आपका एनर्जी पे डिसाइड हो रहा है। आपका अभी जो पुतिन एंड एर्दोगन ईरान में आए हैं, क्यों आए हैं? वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू मोनोपोली इन द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑयल एंड द गैस प्रोडक्शन। बाइडन सऊदीया में क्यों गए थे? वो सऊदीया को रिक्वेस्ट करने गए थे, प्लीज़ इंक्रीज योर प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सो वी कैन कम्पीट अगेंस्ट रशिया बिकॉज ऑफ द यूक्रेन इन्वेजन। यूरोप आज क्यों परेशान है? वो एक अपना इकोनॉमिस्ट का बड़ा अच्छा उन्होंने टाइटल भी दिया था, द लूमिंग विंटर कमिंग इन द यूरोप। तो देखिए पूरा जो फोकस किस पे है? ऑयल पॉलिटिक्स पे है। सेम गोज फॉर द पाकिस्तान। पाकिस्तान में आज टॉप इशू क्या है आपका? एक तो वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है, वो उसको हम साइड में कर लेते हैं। नंबर 1 अभी इशू क्या है? इकोनॉमी। तो लाजमन आप जब भी न्यूज़पेपर खोलें, जब भी कोई रिसर्च पेपर्स पढ़ें, जब भी कोई इंटरनेशनल वेब न्यूज़पेपर खोलें, उसमें जहाँ तो ऑयल पॉलिटिक्स पे फोकस करें आप, अगर नेशनल इशूज़ हैं तो उस पर इकोनॉमी में ज़्यादा आपका फोकस रहेगा।
तो दिस इज़ योर क्वेश्चन इकबाल मरियम। अच्छा, उसके बाद मुझसे जीनिया पूछ रही हैं कि सर, सो दोज हु आर सिटिंग एट होम काइंडली टेल हाउ कैन दे कंडक्ट मॉक्स एंड रिवीजन एंड प्लान। अच्छा, मैंने भी पर्सनली ड्यूरिंग द कोविड पीरियड मैंने कई मॉक्स और कई जो एसेस थे, इवन कुछ टेस्ट सीरीज़ थी, मैंने पर्सनली अपने रूम में ही दी थी। तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। स्पेशली फॉर द गर्ल्स आई एम टेलिंग दैट देयर इज़ नो, इवन हमारी बैचमेट्स हैं काफ़ी जिन्होंने कभी मतलब अपने घर से वो सिटी से नहीं निकली, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाई कर गई हैं। तो फॉर द गर्ल्स एंड स्पेशली दोज बॉयज़ हु कैन नॉट अफोर्ड टू मूव फ्राम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ हार्ड वर्क करें, कमिटमेंट दिखाएं और अपना डेडिकेशन उस रूम में ही दिखाएं। कोई असाइनमेंट जैसे आपको मिल रहा है, जैसे आजकल जैसे हमारे मेंटोर्स हैं, काफ़ी हमारी बैचमेट्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो इवन मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जहाँ वो कैसे काम देते हैं आपको, यही काम देते हैं ना कि आप अपने घर में बैठ के, ऑनलाइन बैठ के, उसके बाद जो असाइनमेंट्स हैं आपके, वो घर में बैठ के सॉल्व करें। आइदर दे आर द एसेज और द क्वेश्चंस ऑफ द डिफरेंट ऑप्शनल्स और द कंपल्सरी, जस्ट लाइक द करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात। तो वहाँ घर में आप बैठ कर आराम से कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपको जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो रिमूव करनी पड़ेंगे, जस्ट लाइक सोशल मीडिया, द वर्क, यू कैन से एक्टिविटीज़ ऑफ द होम और एनी काइंड ऑफ सिबलिंग्स और द फ्रेंड्स हु आर डिस्टर्बिंग यू, तो उनको अवॉइड करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मसूद अहमद मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ टू कोप विथ यूरोपियन हिस्ट्रीज चैलेंजिंग क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे ये पसंद भी आया था और मैंने इसको हाईलाइट भी किया था। अच्छा, यूरोपियन हिस्ट्री का क्या मसला है और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो नोट करें आप, बड़े वो टफ आते हैं, जहाँ जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन और द क्वेश्चन विच आर डिमांडिंग द क्रिटिकल, यू कैन से एबिलिटीज़ और द क्रिटिकल जो एनालिसिस है वो मांग रहा है। उसमें हमें कैसे पता चले कि हाउ टू टैकल दीज क्वेश्चंस। 1 सेकंड प्लीज़। तो यूरोपियन हिस्ट्री में जो आपका सिलेबस है सिर्फ वो हमें कवर नहीं करना, ये बात मेरी थोड़ा सा समझ लें। सिर्फ हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन इरा या उसके अलावा कांग्रेस ऑफ वियना होता है, उसके अलावा वो हमें कवर नहीं करना। वी हैव टू इंटरलिंक दीज 3 इराज और यू कैन से 3 मेजर टॉपिक्स इनटू ईच अदर। कैसे भाई, एक वो क्वेश्चन पूछता है कि वेन एवर फ्रांस सिनीजेस द होल यूरोप गेट सिक। अब ये क्वेश्चन उसने दिया है, मेरे ख्याल से 2022 में दिया है, 2021 में दिया है। तो देखें इसका क्या मकसद है कि जब भी फ्रांस को कोई इशू होता है तो यूरोप बीमार हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट है जिसमें वो आपसे एनालिसिस कर रहा है कि प्लीज़ राइट एंड इन comprehensive way how the happenings of the France will affect the whole politics or the geopolitics or the you can say the economy of the whole Europe। तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में देख लें, फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया और यूरोप ने उसका जो पॉलिटिकल आर्डर था पूरा वो उसने चेंज कर दिया। नेपोलियन ने पूरी डायनामिक्स थी रिगार्डिंग इवन जो उनका मैप था, उनकी जो स्टेट्स थी, उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनके जो ये फोर्सेस ऑफ चेंज हैं जो हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, उसके अलावा रिपब्लिकिज्म, नेशनलिज्म, तो ये फोर्सेस वहाँ से सारी निकली थी। तो वो आपको अपना इंटरलिंक करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर द कांग्रेस ऑफ वियना, हाउ कांग्रेस ऑफ वियना वाज द यू कैन से बर्थ चाइल्ड ऑफ द 2 more revolutions which happened in the 1830 and 1848, जो आपके यूरोप में हुए थे। 1830 वाला एक रेवोल्यूशन था, दूसरा आपका 1848 में था, जहाँ उसके अलावा एक मेटरनिक इरा है, उसकी क्या डायनामिक्स थी एंड वाज इट सक्सेसफुल मॉडल फॉर यू कैन से कंट्रोलिंग द होल पॉलिटिक्स ऑफ द यूरोप और वाज इट अ फेल्यूर। तो आपसे वो ये पूछेंगे सारे क्वेश्चंस आपसे। तो ये देखें, सारे में आपका एनालिसिस पूछ रहा है, टॉपिक नहीं पूछ रहा। टॉपिक पूछना एक और बात है, जैसे वो एक मैं क्वेश्चन अपना कल भी मैं स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था, दैट यू डोंट हैव टू कवर ओनली सर सैयद अहमद खान, यू हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सर सैयद अहमद खान। कि फॉर इंस्टेंस पहले वो क्वेश्चन जो आते थे कि डिफाइन द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान इन द पॉलिटिक्स और यूनियन मूवमेंट ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री या पाकिस्तान मूवमेंट,
पर आजकल कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान वाज अ प्रो ब्रिटिश और द प्रो मुस्लिम डिबेट, इसमें आप उसके जो रोल हैं वो तो नहीं बताएंगे ना। यहाँ पे वो डिबेट्स आपसे करवा रहा है कि प्लीज़ आइदर कन्विंस मी, आइदर ही वाज अ प्रो ब्रिटिश और ही वाज यू कैन से अलाय ऑफ द मुस्लिम्स। तो इसमें ऑब्वियसली आप अपना एक स्टांस लेंगे और उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो यही जो मेरे ख्याल से एनालिसिस है आपसे मांगा जाता है यूरोपियन हिस्ट्री में, और काफ़ी स्टूडेंट्स को वो इस वजह से सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा, लारे महर मुझसे पूछ रहा है कि सर टेल अ कंफर्टेबल रूटीन इन योर व्यूज़ एंड हाउ कैन वी मेक टाइम फॉर द स्टडी ऑफ न्यूज़पेपर। अच्छा, यहाँ भी मुझे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि सर रूटीन कौन सी हैं और कितना हम पढ़ें। तो रूटीन आप पर है, वही मैंने जैसे कहा कि जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं ना उसको पहले अपना रिजॉल्व करें। जब तक आपके वो सॉल्व नहीं होंगे, नंबर 1 आपकी सोशल मीडिया, नंबर 2 आपके जो घर के काम हैं, और नंबर 3 आपके सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको थोड़ा बहुत अवॉइड करें। ऐसा ना बिल्कुल अवॉइड करें, वो जैसे चलती है मार्केट में, यार मैं तो कमरे में बंद था और पूरा साल में किसी से नहीं मिला। ये बड़ी एक काइंड ऑफ यू कैन से मिथ है, क्रिएट की गई है अपने आप को बढ़ाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पर्सनली या मेरे सारे कलीग्स हैं हमारी बैचमेट्स के, बड़ा लाइफ एंजॉय करते थे, इवन सोशल मीडिया भी यूज़ करते थे, पर उनका एक टाइम होता था हर चीज़ का आपने टाइम अपना रखा होता। जैसे पर्सनली मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैंने जो फेसबुक ऐप थी वो रिमूव कर दी थी, जिससे क्या हुआ कि मेरी जो एक अपना अर्ज थी टू यूज़ द फेसबुक वो ख़त्म हो गई। पर जब भी मेरी नीड होती थी तो मैं गूगल क्रोम से यूज़ कर लेता था। इससे क्या होता, मेरा जो टाइम है वो बिल्कुल कम यूटिलाइज होता था ऑन द फेसबुक। और इंस्टाग्राम पे तो मैं था उस वक्त तो था ही नहीं, ये मैं अपनी रिज़ल्ट के बाद आया हूँ। तो इंस्टाग्राम भी बड़ा एक अपना एडिक्शन है उसमें, तो इसको भी अवॉइड करें और फेसबुक को भी अवॉइड करें, उसका एक टाइम रखें अपना। तो इससे आपकी जो रूटीन है वो बड़ी अपना क्या कहते हैं फोकस में रहेगी। अच्छा, अब्दुल्ला मुझसे पूछ रहा है, अब्दुल्ला माली, सर डिड यू प्रिपेयर फॉर CSS ड्यूरिंग योर बैचलर्स और स्टार्टेड आफ्टर ग्रेजुएशन। अच्छा, ड्यूरिंग द बैचलर्स तो मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि मुझे CSS करनी है, क्योंकि आई वॉज अ केमिकल इंजीनियर, और ड्यूरिंग माई इंजीनियर आई वॉज जस्ट ओनली फोकस्ड अपॉन माई स्टडीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर यू कैन से इवन इन्वॉल्विंग जो एक कंफर्टेबल लाइफ होती है, बस उस लाइफ में था। बाद में मुझे एक अपना मैंने रियलाइज़ किया कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और जो मैंने जॉब भी की ड्यूरिंग माई आफ्टर माई ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आया, और मैंने डिसाइड किया कि आई एम लिविंग दिस जॉब और लिविंग दिस करियर, आई विल परसू माई ओन चॉइस जो थी सिविल सर्विसेज। तो उसके लिए मैंने फिर अपना वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आप ड्यूरिंग भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग योर बैचलर्स। जैसे कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं सर हम क्या पढ़ें ड्यूरिंग बैचलर्स, वो मैंने बता दिया है। ड्यूरिंग स्टोरीज़ के बुक रीडिंग करें, ग्रामर के बुक्स आप ज़्यादा पढ़ें, और उसके अलावा राइटिंग अपनी स्टार्ट करें। बेसिकली जो है ना 2 चीज़ें लाजमन करें, जो बिगनर्स हैं नंबर 1, और जो अभी अपनी बैचलर्स लाइफ में बैचलर स्टडीज़ में अभी हैं, बुक रीडिंग करें, बहुत बुक रीडिंग करें, जो आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद आए, कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नावल्स आपको पसंद हैं, उसके अलावा फ़िक्शन आपको पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद है, जो भी है आपको जो इंटरेस्ट लगे उस पर पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपकी जो कंटेंट है नॉलेज बेस का बड़ा वो डेवलप होगा। आप ये नोट भी करेंगे, ये सबकॉन्शियसली आपका बनता जाएगा। जब आप लिखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज कहाँ से आया, तो वो रीडिंग से आता है ऑब्वियसली, आपको वो कहीं और से नहीं आएगा। सो अनदर क्वेश्चन इज़ फ्रॉम, अच्छा सीजन्स देखने चाहिए, हु इज़ आस्किंग CSS नर्ड। हाँ देखने चाहिए, क्यों नहीं देखने चाहिए। मैं पर्सनली गेम ऑफ थ्रोन्स, और उसके अलावा दूसरा कौन सा था मशहूर बड़ा था वो भी, इवन विचर जो अभी आया था ड्यूरिंग इवन माई प्रिपरेशन आया था विचर, नेटफ्लिक्स के सीज़न से वो मैं देखता था, बट उसके लिए आपका टाइम होता था। ये नहीं है कि बस जब मूड हो तो बस आप सीज़न उठा के देख लें, ये नहीं था। वो जब अपने आप को वो एक आप रिवार्ड देते हैं ना, जैसे कोई सब्जेक्ट आपने कवर कर लिया या ऐसे है वो
कंप्लीट करके सर से किसी मेंटोर से चेक करवाया, उसमें बड़ी आपकी अच्छी रिजल्ट आई है, तो फिर आप एक अपना कंफर्टेबल लेवल फील करते हैं कि यार अब मुझे अपने आप को टाइम देना चाहिए। तो कहीं मूवी देखने जाएं, कहीं सीज़न देखें, कहीं दोस्त के पास चले जाएं, उसके साथ चाय पिएं या कुछ भी पिएं, कुछ एंजॉय करें। तो ये बड़ी नेसेसिटी है। इस चीज़ को आप गलत ना समझें कि सर बस ड्यूरिंग माई सिविल सर्विस पे प्रिपरेशन मुझे बिल्कुल कट ऑफ होना है। ये बड़ा नेगेटिव है, ना करें ये, प्लीज़ ना करें। ये मार्केट में चीज़ फैल गई थी, पर मुझे अब लग रहा है वो नहीं है, इतना नहीं है। अब लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं ड्यू टू दीज यू कैन से न्यू एक्टिविटीज़ कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट CSPs ऑन द सोशल मीडिया। बड़े माशाल्लाह अच्छे दोस्त भी हैं, मेंटोर्स भी हैं जो यहाँ से आपको गाइड करते हैं, तो वहाँ से भी सीखें और इवन जो मैं बता रहा हूँ तो उस चीज़ को भी फॉलो करें। अच्छा, मिशेल इज़ आस्किंग सीम्स लाइक impossible to crack, kindly please tell me how to start preparation and stay motivated। हाँ, ये बड़ी बात है कि मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए। अच्छा, मोटिवेशन के लिए मैं जो पर्सनली बिलीव करता था, मुझसे भी बड़े पूछते थे यार इतना तुम मोटिवेट कैसे रहते हो। तो उसका बड़ा एक बुक था मेरा, वो था द पावर ऑफ नाउ। उसमें बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ लिखी हुई थी कि आप खुश तब होते हैं और अपना क्या कहते हैं, दो चीज़ें होती हैं, फियर एंड एंजाइटी। फियर आपको हमेशा पास्ट में ले जाती है, नहीं सॉरी नॉट फियर बट एंजाइटी। एंजाइटी जो है आपकी और फियर ये फ्यूचर से अपने रिलेटेड हैं। और जो रिग्रेट है और जो आपके जिसको हम गम कहते हैं, तो वो हमेशा आपको याद करें, नोट करें, वो पास्ट में ले जाता है। जब इन चीज़ों से आप निकल जाएंगे और प्रेजेंट पे फोकस करेंगे ना, वो तभी इसका नाम है पावर ऑफ नाउ। तो प्रेजेंट पे जब चीज़ें फोकस करेंगे, जैसे आप प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में कौन सी आपके पास यू कैन से फैसिलिटीज़ हैं और ब्लेसिंग्स हैं, या जो आप काम कर रहे हैं। जैसे पर्सनली मैं बड़ा खुश होता था, बड़ा मोटिवेट होता था जब मैं कोई अपना एसे है वो कंप्लीट करता था। और ज़्यादा खुशी मुझे तब होती थी जब वो मेरा एसे पास होता था, जिससे मैं अपने असेसमेंट करवाता था। और उससे ज़्यादा मेरी खुशी तब होती थी जब मैं मॉक्स पेपर देता था और उसकी रिज़ल्ट बड़ी अच्छी आती थी। और जिसमें अच्छी नहीं आती थी ऑब्वियसली, तो उसमें मुझे फील होता था यार इसमें मुझे काम करना चाहिए। उसको जैसे मुझे याद है कि मेरी स्पीड थी वो अपने राइटिंग की, वो 6 to 7 पेजेस थी। तो मुझे एक मेंटोर ने कहा था कि यार अपनी जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ाओ, ये अच्छी है बट तुम्हें कॉम्पीट करना है तो और ज़्यादा बढ़ाओ इसको। तो मैं उसको और मैंने ज़्यादा इम्प्रूव की। तो देखिए ये जो प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस किसी भी चीज़ में, वो हमेशा आपको वो जो हम कहते हैं डोपामिन निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, वो हार्मोन्स होते हैं आपके, वो जो हैप्पी लाइफ के हार्मोन्स होते हैं वो निकल आएंगे। वो जो हार्मोन्स निकलते हैं वो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। नंबर 1 ये चीज़। नंबर 2 चीज़ ये आप नोट करें, वो जो हमारे हैं कासिम अली शाह और दूसरा भी एक अपना इंडियन है, बड़ा उसका अच्छा नाम है, मैंने सुनी थी बड़ी मोटिवेशनल वीडियोस। उसमें नोट करें वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन तक चलेगी मोटिवेशन, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। ये आपने भी नोट किया होगा कि अगर इफ़ यू आर इवन लिसनिंग द कासिम अली शाह, वो जो दूसरा अपना इंडियन है वो बड़ा उसमें मोटिवेशन में बात करता है, पर वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम मेंटेन कैसे करें, उसका जो नाम है उसको मैंने पर्सनली भी फील किया था, वो डिसिप्लिन है। जब तक आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं ले आएंगे तो ये मोटिवेशन है वो बरकरार नहीं रहेगी। जी संदीप महेश्वरी, बिल्कुल आपने सही उसका नाम, तो उसका भी यही इशू है। हालांकि उसको आप सुन लें उस टाइम तो बड़ी आपको मोटिवेशन आएगी, बस आज मुझे बुक कंप्लीट करना है, आज मैंने ये ऐसे लिखना है, आज मुझे ये क्वेश्चन होगा, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी या करूँगा। बट आप नोट करें रात को आप बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे या नेक्स्ट डे पे बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे। उसका क्या रीज़न है? उसका यही रीज़न है कि आपके वो जो हार्मोन्स है वो उस टाइम निकले थे और बाद में वो हार्मोन आपके ख़त्म हो गए। तो वो हार्मोन्स हैं उनको मेंटेन कैसे करना है, और अपनी माइंड सेट है आपका, जो आपकी हैबिट्स हैं उनको सस्टेन कैसे करना है, वो डिसिप्लिन से होगा। अपने आप को डिसिप्लिन में ले आएँ, जो डिस्ट्रैक्शन है उनको अपना साइड पे करें, तो आपकी मोटिवेशन है वो बड़ी देखें आप, बड़ा इसमें आपको काम आएगा। Javeria Baloch is asking, sir, can you please talk about the strategy of CSS as a whole? As a whole तो मैं बातें कर रहा हूँ। Nida Aziz, what you are asking? Please repeat your question so I can answer your question.
मोनोटोनी कैसे अवॉइड करें? मोनोटोनी वही होगा ना कि इफ़ यू आर ओनली राइटिंग और यू आर फोकसिंग ओनली essay, then you should move to the another subject, or you should move to the another activity which can motivate you during that kind of phase. तो वहाँ से आपको जो मोनोटोनी है वो आपकी डिवाइड हो जाएगी. जैसे हम बॉयज़ हैं, गर्ल्स का तो मुझे पता नहीं है, जैसे हम अपना वॉक पे चले जाते हैं, मेरे ख्याल से आप भी मतलब अगर इफ़ यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद और लाहौर और कराची जिसमें पार्क्स अच्छे हैं और वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, तो वहाँ पे आप जाया करें, क्योंकि ये एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है. जब आप अपना एक्सरसाइज करते हैं और वॉक पे चले जाते हैं तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. सर डिग्री मास्टर्स आई मीन एन एज एमफिल स्टूडेंट इज़ प्रेफर्ड ओवर द पीएस स्टूडेंट. नहीं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती. और इवन प्रोफेशन भी आपका मैटर नहीं करता. देर आर मेनी डॉक्टर्स हु आर इन आवर फॉरेन सर्विस, many even माई सेल्फ आई एम आल्सो एन इंजीनियर allocated in the foreign service. There are many, you can say, engineers who are allocated in the police service. मेरा एक दोस्त है. उसके अलावा कुछ इंजीनियर्स हैं वो अपना DMG ग्रुप्स हैं उसमें भी चले गए हैं. डजेंट मैटर, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैटर नहीं करती. आपकी जो एप्टीट्यूड है, आपके जो अपने रिटन मार्क्स हैं, उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी है और आपका जो परफॉर्मेंस है आपके ड्यूरिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट और ड्यूरिंग द इंटरव्यू फेज, वो बड़ा मैटर करता है. तो वो पूरा डिसाइड करेगा आपकी जो एमफिल है या BA है, जहाँ आपका कोई भी प्रोफेशन है वो डजेंट मैटर. ये भी मैटर नहीं करेगा कि अगर आपने MSc क्रिमिनोलॉजी किया है तो आपको ज़रूर नहीं है कि वो पुलिस दें, या पब्लिक एड किया है तो आपको DMG दें, या आपने इंटरनेशनल रिलेशंस किया है तो आपको फॉरेन सर्विस दें, या आपने कोई बिज़नेस ऐड किया है तो आपको IRS या कस्टम्स या ऑडिट दें. ये डजेंट मैटर. जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपना ऑडिट में और IRS में जाते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है CSS में. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चंस को मैं फॉलो करता हूँ. आपके भी क्वेश्चंस लेता हूँ, यहाँ से भी लेने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे कंबाइनली दोनों हमारे हो जाएं. अच्छा, उरूज इज़ आस्किंग डेट सर कैन यू प्लीज़ टेल द सोर्सेज ऑफ द क्रिमिनोलॉजी, और क्वालिटी कंटेंट लोकल ऑथर्स बुक में है या नहीं, और एग्जाम्पल्स हमें कोड कैसे करने चाहिए ये भी मुझे बता दें. और उन्होंने मेरे ख्याल से वो भी पूछा था, वो जो था दुआ ज़हरा का कोई इशू था मेरे ख्याल से, वो इसने पूछा था कि किसी और ने पूछा था. तो क्रिमिनोलॉजी का मैं बता दूं, क्रिमिनोलॉजी में ये है कि मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि प्लीज़ डोंट फॉलो द लोकल ऑथर्स. जो स्पेशली जो मार्केट में बुक्स हैं ना, वो कारवान की और वर्ल्ड टाइम्स की, पता नहीं दूसरी की, तो उसको फॉलो प्लीज़ ना करें. उसको सिर्फ एज गाइड लें कि ये बस मेरे पास एक गाइड है, एक डायरेक्शन के लिए. उसके अलावा प्लीज़ जो उसकी थ्योरीज़ हैं वो उसका रिकमेंडेड बुक है आपकी क्रिमिनोलॉजी की, वहाँ से करें. थ्योरीज़ जो स्पेशली आपकी हैं प्लीज़ वहाँ से करें. नंबर 1 ये चीज़. और नंबर 2, हमारे बहुत सारे सीनियर्स पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बड़े अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं ऑन द जुवेनाइल जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. जो हमारा जुवेनाइल पे पूरा एक क्वेश्चन बनता है, वहाँ से पूरा स्ट्रक्चर समझ लें स्टेट का हमारा. और अभी जो रिफॉर्म्स आई हैं 2002 के बाद, 2018 में भी आई हैं, तो एक वो दूसरा ये चीज़. और तीसरी चीज़, आपके जो लोकल लॉज हैं, आपके पेनल कोड है PPC जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा आपके उसके अलावा जो FIRs के कुछ जो कोड्स होते हैं, सेक्शंस जो होते हैं, वो आपको ज़रूर आने चाहिए, पर जो अपने लीगल टर्म्स हैं वहाँ से. और आपका जो जुडिशल सिस्टम है, जैसे उसमें 3-4 अपने उसमें हायर की है, एक अपना पुलिस है, उसमें जुडिशरी है, और उसके अलावा आपका तीसरा वो होता है जो आप प्रोसिक्यूशन, नंबर 3 प्रोसिक्यूशन, और नंबर 4th वन इज़ आपके जो रिहेबिलिटरी सेंटर्स हैं, जिसका नया नाम है, जिसको हम पहले कहते थे जेल सिस्टम कहते थे. तो ये पूरा आपका सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है आपका, नॉट जुडिशल बट जो आपका पूरा क्रिमिनोलॉजी में एक पूरा चैप्टर है. आप तो वहाँ वो रिसर्च पेपर से जब तक आप नहीं करेंगे, और जो मॉडर्न रिफॉर्म्स हैं जिस पे एक लाहौर का बड़ा PSP है, उसका मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा, वो उसने ऑक्सफोर्ड से अपनी PhD की है इनटू द क्रिमिनोलॉजी. तो वो बड़े अच्छे पेपर्स लिखता है, उसके आपको इजीली मिल जाएंगे गूगल से. अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं शेयर कर दूंगा. मैंने उसके अपने रिसर्च पेपर्स पढ़े थे, और उसने पुलिस रिफॉर्म्स दिए थे,
इवन जो केपी का एक वो था दुरानी साहब, उसके भी बड़े अच्छे आर्टिकल्स हैं। जहाँ अभी एक हमारा मोटरवे का आईजी है, वो अपना रिटायर्ड हुआ है, उसका भी नाम बिल्कुल इजी है। यहाँ दूसरा वो बाबा खेल है, जी सर कामरान, बिल्कुल लाहौर का है वो, लाहौर का कामरान आदिल, बहुत अच्छा लिखता है। ही इज़ अ रियली अ जीनियस पर्सन। ही इज़ वन ऑफ द यू कैन से एलीट पीएसपी ऑफिसर, बहुत अच्छा लगता है वो। और उसके अलावा जो बाबा खेल है इस्लामाबाद में, वो मेरे ख्याल से नोवा में पढ़ाता है, बट ही इज़ आल्सो रियली अ गुड पीएसपी ऑफिसर एंड आल्सो एन एकेडमिक। तो डॉन में वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में बड़े अच्छे आर्टिकल्स लिखता है, तो उनको पढ़ें। तो देखें ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कहाँ, बिटवीन एवरेज कैंडिडेट जो सिर्फ और सिर्फ वो कारवान की और वर्ल्ड टाइम्स के अपना बुक्स पढ़ेगा, और आप हैं, आप सारे इंशाल्लाह जो भी हैं एक रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं, सर कामरान के पढ़ रहे हैं, बाबा खेल के पढ़ रहे हैं, जहाँ वो हमारे अपना पंजाब यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर्स हैं, और कायदिज़म के हैं रिसर्च पेपर्स, या इवन फॉरेन ऑथर्स हैं, जैसे हमारा वो फॉरेंसिक पूरा साइंस का एक पूरा वहाँ है टॉपिक पूरा आपका। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिमिनोलॉजी में क्या करना है, सारी जो थ्योरीज़ है ना वो आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी चाहिए। हर क्वेश्चन में, जैसे कल मुझसे पूछा था सर वो दुआ ज़हरा वाला है जो आजकल मसला चल रहा है, उसमें थ्योरीज हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको क्रिमिनल केस नज़र आए ना मॉडर्न सोसाइटी में, आप जो आजकल देख रहे हैं, या वहाँ पे उसने सुसाइड कर ली, क्यों सुसाइड की, उस पर आप थ्योरी लगा लें, स्ट्रेंथ जो थ्योरी है। उसके अलावा दूसरी वो है थ्योरीज, वो लगा लें। दुआ ज़हरा पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी थ्योरीज़ की, कि क्या रीजंस थे, वो ऐसा क्यों कर रही है, उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ किया था, या खुद कर रही है, या उसका जो हस्बैंड है वो इन्वॉल्व है, तो इसकी डिफरेंट थ्योरी इंटरप्रिटेशन है उस पर लगेगी। तो वो थ्योरीज बड़ा ज़्यादा अप्लाई करें क्रिमिनोलॉजी में, आपके स्कोर और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया कि प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली फॉलो द मार्केट बुक्स, प्लीज़ गो फॉर द डिफरेंट स्ट्रेटजी, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ। पॉलिटिकल साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको ज़्यादा पता होगा कि कैसी वो जो मार्केट बुक्स हैं कौन सी हैं आपकी, वो जूड हारमन है, उसके अलावा मज़हर अल हक है, या सुल्तान खान है, उसके अलावा भी तो एक आगे जहान है ना, तो वो आना चाहिए, प्लीज़ आना चाहिए आप सबको। अच्छा, सना मलिक पूछ रही है मुझसे कि प्लीज़ सर टेल मी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे इन सिंपल वे, नंबर 1 क्वेश्चन। Number 2, she is asking if unpredictable essays are coming, then how can we attempt that essay? And third question, she is asking that I can't write more than 6 lines in my own words. How can write in 7 to 8 pages in exam? जो सिंपलेस्ट वे में मैं आपका ऐसे जो स्ट्रक्चर बता दूँ वो तो इजी है, आपको सबको पता होगा। वो है अपना इंट्रोडक्शन, बॉडी, और उसके अलावा आपकी जो वो है कंक्लूजन, वो तो सबको आता है। बट कुछ एसेंशियल्स हैं ऐसे के, वो डिस्कशन हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं बता देता हूँ। वो जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो भी रिपीट करते रहते हैं, एग्जामिनर्स अपनी रिपोर्ट्स में, और इवन वो अपने जो आपका पेपर है उसमें भी बताते हैं कि कैसे वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे नंबर 1 कोहेरेंस है, उसके अलावा आपकी कोहिजन है। तो ये इनमें बड़ा डिफरेंस है, मैं पढ़ाते रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को इस डेप्थ में कि कोहिजन और कोहेरेंस अपने ऐसे में कैसे आनी चाहिए। उसके अलावा क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, और लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए पूरे आपके ऐसे में, आउटलाइन में, इंट्रोडक्शन में और पैराग्राफिंग में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो आपकी जो पूरी सीक्वेंस है वो भी फ्रॉम टॉप मोस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो बस आप हैपेसेड एनालिसिस कर लें, ये नहीं होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में रख लें, वो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो बीच में फर्स्ट पे रख लें, तो ये भी बड़ा एक नेगेटिव है। मतलब ऐसे तकरीबन 12 से 13 अपने एसेंशियल्स हैं वो आपको आने चाहिए, वो मेरा अपने स्टूडेंट्स को बताते रहता हूँ, उनको पता है। और इन पे बड़ी मैं डेप्थ में अपना पूरा एक लेक्चर है उनको मैंने दिया था कि इन चीज़ों पे, क्योंकि वही बात स्ट्रक्चर को सबको आता है ना, वो जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इसके बाद हम क्या करें। तो बाद में वो जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, और जो आपके डिफरेंट फिर अपना जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, जो 7 से 7 लाइन आप नहीं लिख सकती, उसका ये मसला है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा। जब तक आप कुछ पढ़ेंगे नहीं ना, जैसे मैंने कहा कि वो जो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स हैं, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स हैं,
जिससे मैगजीन्स आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल, बड़े अच्छे मैगजीन्स हैं, जैसे वो वर्ल्ड टाइम्स का अच्छा है मतलब ठीक है। उसके लिए ज़्यादा अच्छा वो मैं प्रेफर करता हूँ, प्रेस रिव्यू है ISPR का, वो उस पर इन्वेस्ट करें, वो इससे अपना सस्ता भी है, वो 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। वो मेरे ख्याल से 300 से 400 रुपये का उसकी प्राइस है। तो इससे बेहतर है जो हमारी स्टेट की पॉलिसी है जिसमें वो पूरी आपको मिल जाएगी। ISPR प्रेस रिव्यू वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा मार्गला पेपर्स मैंने कहे थे वो आपके हैं, और जो इस्लामाबाद स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप रिसर्च पेपर्स पढ़ लें तो बड़ा देखें, वहाँ से आपको पूरी नॉलेज आ जाएगी। फिर देखूँ मैं आप एक 7-8 लाइन्स क्या पूरा अपना ऐसे नहीं लिख पाए तो आपके लिए ईजी बन जाएगा। अच्छा, शाहरुख मुझसे पूछ रहा है कि सर प्लीज़ सजेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर सिंधी एंड यूरोपियन हिस्ट्री। सिंधी का तो मैंने बता दिया। शाहरुख प्लीज़ यू कैन से रिवाइज द वीडियो इफ़ आई एम पोस्टिंग दिस होल वीडियो अगेन। भाई यूरोपियन हिस्ट्री की मैं दोबारा बता देता हूँ कि यूरोपियन हिस्ट्री में आपको वीडे मांझा और स्टार्टिंग में एश पीकॉक बुक है इनकी, और तीसरा जो मार्केट बुक है, हालांकि वो मैंने नहीं पढ़ी थी बट वो अभी आई है मार्केट में। बट मैं कहता हूँ कि एक मिनट मार्केट बुक आपके पास होनी चाहिए बिगिनर स्टूडेंट के लिए। बाकी वो नहीं लेते तो कोई मर्ज़ी नहीं, जैसे पर्सनली मैंने वो नहीं ली थी, मैंने सारा किया था वीडे मांझा से, और अपना उसके अलावा वो था एच पीकॉक से, तो वहाँ से कर लें। और एनालिसिस का मैंने बता दिया था। अच्छा, ईशल अहमद इज आस्किंग सर प्लीज़ काइंडली गिव योर सजेशंस अबाउट रिकमेंडेड बुक्स एंड हाउ कैन वी ऐड क्वालिटी कंटेंट। अच्छा, जैसे अभी मैं वही डिस्कस कर रहा था कि जस्ट डोंट रिलाई अपॉन द यू कैन से द रिकमेंडेड बुक्स और यू कैन से मार्केट बुक्स। उसके अलावा भी अपने आप को जो स्पेक्ट्रम है वो अपना ब्रॉडन करें। तो स्पेक्ट्रम ब्रॉडन कैसे होगा कि जैसे मॉडर्न एग्जांपल्स हैं, जैसे मॉडर्न केसेस हैं, जैसे दुआज़ेरा का मैंने कहा, या इफ़ यू आर इवन अटेम्पिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज और द फेमिनिस्ट थ्योरीज इन जेंडर स्टडीज़, तो उसमें ये होगा कि आपके जो करंट केसेस हैं, आपके वुमेन के इश्यूज़ हैं, आपके वो जो नज़र आ रहे हैं आपको सोसाइटी में, इन द कराची, इन द लाहौर, इन द इस्लामाबाद, जैसे वो एक इस्लामाबाद में हुआ था, आई डोंट रिकॉल नेम, वो जो डिप्लोमेट की बेटी थी जिसके साथ बड़ा एक अपना हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ था। या कराची में अभी एक दुआज़ेरा की जो लड़की है उसकी फोर्स मैरिज हुई है, और हैदराबाद में एक लड़की थी वो सीरिया तक चली गई थी टू फाइट अगेंस्ट द अमेरिकन्स इन सीरिया। तो ये एग्जांपल्स आपको कहाँ से आएंगे? ये आपको रिसर्च आर्टिकल से, बाय फाइंडिंग द फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और द डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, तो उसमें बड़ा वो आपको काम आएगा। तो ये इस तरह से आप अपना जो क्वालिटी है आप एग्जामिनर को बिल्कुल शो कर सकते हैं। अच्छा, सना मलिक इज़ आस्किंग सर स्केयर टू व्हाट इफ़ पेपर कम आउट ऑफ द सिलेबस और गॉट हिट। हाँ, जो हिटिंग ट्रेंड है ना वो आपको समझना चाहिए, इसमें मैं बात कर रहा हूँ अभी। हिटिंग ट्रेंड जैसे सोशलॉजी है और आयला है और सीला है, बड़ा ये ट्रेंड में अपना एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े हिट हो रहे हैं। तो इसको जब तक ये बैलेंस नहीं होता आप इस सब्जेक्ट्स को अवॉइड करें, नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली यू विल बी फेसिंग द ऑनसलॉट ऑफ द एग्जामिनर। जैसे हमारी बैच में कईयों ने वो उठाया था एनवायरमेंटल साइंस। 2021 में एनवायरमेंटल साइंस वाज वन ऑफ द वर्स्ट सब्जेक्ट टू गिव द मार्क्स, एंड कईयों ने फिलासफी और एंथ्रोपोलॉजी उठाया, तो दे वर द लकीएस्ट, आई वुड से दे वर लकीएस्ट टू ऑप्ट दीज बोथ सब्जेक्ट्स। इन फिलासफी एंड इन द एंथ्रोपोलॉजी देयर वाज अ लूट, यू कैन से। बस उनको एवरेज जो मार्क्स मिली वो 85 to 90 मार्क्स मिली हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जिस सब्जेक्ट में आपको एक सीला है, आयला है, या इवन सोशलॉजी है जिसमें आपने एक्सेप्शनल पेपर किया है, फिर भी आपको 55 to 60 मार्क्स मिलती हैं, और एंथ्रोपोलॉजी फिलासफी में आपने नॉर्मल पेपर किया है, सब ने नॉर्मल, वो खुद बता रहे थे नॉर्मल पेपर उन्होंने किया है, और उनकी मार्क्स आप देख लें 85 90। तो ये क्यों हो रहा है? वो इस वजह से कि क्योंकि एग्जामिनर ट्रेंड सेट करता है, ये रियलिटी है। जब आप एक या दो अटैम्प्ट देंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो जो कहते हैं ना कि नहीं ट्रेंड कोई बात नहीं है, बस अपना इंटरेस्ट पे चलें। तो इंटरेस्ट वाले जब चलेंगे ना, तो जब उनको मार पड़ेगी एग्जामिनर से तो वो खुद ही अपना सुधर जाएंगे। तो बेहतर यही कि अभी से सुधर जाएं।
क्योंकि हार्श रियलिटी है, आपको कोई बताए या ना बताए, बेहतर ये है कि आप कोई आपको बता रहा है तो वहाँ से सीखें। क्योंकि हमने पूरा एक यहाँ से पूरा एक जो सिस्टम है, डायनामिक्स हैं, वो हमने CSS की समझ ली है। अब हमारा काम है आपको बताना, तो बेहतर ये है कि उसको चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड मूव ऑन। अब आयला को देख लें, आयला कब से मेरा ख्याल से आपका हिट हो रहा है, 2019 से अपना हिट हो रहा है। उसके बाद वो स्टेबल ही नहीं हुआ। आयला की मुझे आप मार्क्स दिखा दें, कोई 80s में या 90s में या 70s में आई हो, मैक्सिमम वो 60s में अब तक जा रहा है। उसकी एवरेज मार्क्स 30 या 40s में आ रही हैं। तो उसकी यही रीज़न है कि वो हिट हो रहा है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अवॉइड करें, प्लीज़ अवॉइड करें उस सब्जेक्ट को। फ्रॉम वेयर यू हैव प्रिपेयर्ड सेंटेंस करेक्शन, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, मैंने फॉलो किए थे। नंबर 1 था वो एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ द इंग्लिश, एक बहुत अच्छा बुक है। सभी मेंटोर्स हैं, वो एक बुक है, वो अपना रिकमेंड करते हैं। एक ये कर लें। और दूसरा वो है आफ्ताब अहमद की बड़ी अच्छी बुक है, टू द पॉइंट, करेक्शन है सारी, वहाँ से आप करें। और नंबर 3 है वो ब्रश अप योर इंग्लिश, वो भी अच्छा बुक है। वो पर्सनली मैंने नहीं पढ़ा, बट मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। तो ये 3 बुक्स हैं। आप इस चीज़ को, जो प्रेसी वाला पेपर है उसके जो दूसरे सेक्शंस हैं, आप वहाँ से कर लें तो बड़ा आपको इसमें एडवांटेज आपको दूसरों से नज़र आएगा। अच्छा, हुमेरा खबीर इज आस्किंग दैट सर प्लीज़ क्रिमिनोलॉजी के आर्टिकल्स कहाँ से पढ़ें, इंटरनेशनल जर्नल्स या डाउन से? वही बात के बाबा खेल हो गया, सर कामरान आदिल हो गया, या दूसरा भी एक अपना IG अभी, मतलब जो भी सीनियर्स हैं आपके, जो रिटायर्ड PSPs हैं, वो लिख रहे हैं ना, उनको ज़रूर फॉलो करें। और जो जे स्टोर से आपको अगर आर्टिकल्स कोई मिल जाते हैं, जैसे वो अभी IPR आ रहे हैं, जे स्टोर फ्री कर दिया है, मैंने शेयर भी किया था, तो जे स्टोर से आर्टिकल पिकअप करें, वहाँ से थ्योरीज इसकी अप्लाई करें। और जो मॉडर्न केसेस हैं, जैसे आप खुद बता रही हैं, नूर मुकदम, और उसके अलावा दुआ ज़ेरा या कोई और एग्जांपल्स हैं, तो वो सोसाइटी से पिकअप करें और उन पे थ्योरीज अप्लाई करें, केस स्टडी बनाएं। सिर्फ मलाला या वो जो दूसरी थी मुख्तारा माई, वो पुराने एग्जांपल्स हो गए, नए एग्जांपल्स ले आएँ आप। कोई गर्ल है, उसने एंटरप्रेन्योरशिप की है, तो वो पॉजिटिव नोट शेयर करें। कोई वुमेन है जिसने पॉलिटिक्स की है और वो बड़ा अपना अच्छा काम कर रही है पॉलिटिक्स में, तो उसका आप अपना एग्जांपल दें। जैसे हेल्थ में बड़े अच्छी डॉक्टर्स हैं, वो कम्युनिटी सेंटर्स चला रही हैं, तो उनका एग्जांपल दें। इससे क्या होगा, आपका जो इवन जेंडर है या क्रिमिनोलॉजी है, वो दोनों अच्छे हो जाएंगे आपके दूसरे के एवरेज कैंडिडेट से। अच्छा तैयब, मैंने अभी उस पर बात की थी कि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा लिखने के लिए, क्योंकि लिखा तभी हमसे नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं होता। तो जब तक कंटेंट डेवलप नहीं होगा ना, तो आपसे लिखा नहीं जाएगा। तो बेहतर ये है कि जितना बुक रीडिंग, जितने आप अपना जो क्वालिटी मैगजीन्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, तो वहाँ से आप फॉलो करें तो बड़े आपकी राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, बिया 009 आस्किंग दैट डिस्कस अबाउट पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, हाउ टू यूज आर्गुमेंट्स एंड क्रिटिकली एनालिसिस इन द क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। इसको हम ये करेंगे कि एनालिसिस क्या है, मैं आपको समझा दूँ थोड़ा बहुत। ये बड़ा एक वो ट्रिकी क्वेश्चन है कि सर क्रिटिकल एनालिसिस क्या है और एनालिसिस क्या होता है, और हाउ टू प्रेजेंट योर ओन एनालिसिस, और वी हैव टू प्रेजेंट बोथ साइड्स। तो ये चीज़ है क्या? अच्छा, एनालिसिस जो है ना, वो दो तरह के होते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा देता हूँ। एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और दूसरा होता है वर्टिकल। एक तो दो ये हो गए, दूसरा वो आपने सुना होगा सॉर्ट एनालिसिस, तीसरा वो होता है, और फोर्थ वन इज़ वो जो आपका 360 या मल्टी जो एंगल होता है एनालिसिस, उसको भी कहते हैं। तो ये 4 किस्म के बड़े हैं, 2 मेजर हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में एक कॉम्प्रिहेंसिव आपकी अप्रोच होती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जैसे कौन से? पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक। तो ये देखें कितने सारे मैं डायमेंशंस ले आ रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपना आर्गूमेंट के अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं जा रहा, मैं डिफरेंट डायमेंशन में जा रहा हूँ। 7 या 8 डायमेंशन हैं। इफ़ क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द वुमेन्स आर फेसिंग इन द पाकिस्तान, तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकली हम नहीं बताएंगे। जैसे मैंने कहा ना 7-8 डायमेंशन हैं, तो 7-8 डायमेंशन में जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं आप,
यहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, नंबर 1 ये चीज़। नंबर 2, if you are now doing vertical analysis, what is a vertical analysis? You will go from the top to bottom. Either you are going from the family, society, province, state, or the government, either to the global level, or you are coming from the global level to the family level. तो ये क्या कर रहे हैं आप different perspective दे रहे हैं regarding any issue. तो ये क्या है? vertical analysis. और सेम गोज़ फॉर द 360 एनालिसिस, उसमें भी ये होगा कि आप मल्टीपल जो डायमेंशंस हैं कंबाइन करके आप बात करते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन में भी अपना अप्लाई होता है आपका। एंड सेम गोज़ फॉर योर ऐसे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका आउटलाइन मेकिंग में। और मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि हाउ दीज बोथ एनालिसिस, स्पेशली vertical analysis and the horizontal analysis, are really important to comprehend any kind of topic, number 1, and you have to make an outline to create a difference against the average candidates. क्योंकि एवरेज कैंडिडेट होगा ना, वो कभी एनालिसिस नहीं कर सकता। यही आपने वो मार्केट में बात सुनी, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस और जो एनालिसिस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुसैन ज़ैदी इज़ आस्किंग दैट सर काइंडली बुक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के रेफरेंसेस के एग्जांपल्स बता दें। हाँ, उसमें यही है, डिफरेंट आपको कोटेशन कोड देना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू डेट रिपोर्ट। वो क्वेश्चंस में एक रेफरेंस मेथड ये है, ऐसे में उसका जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम वो थोड़ा अपना ब्रैकेट्स में, और जो हार्वर्ड और जो आपका कैम्ब्रिज स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है वो हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे में पर्सनली मैं वो रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और जो आपके अपना दूसरे ऑप्शनल्स और कंपल्सरीज हैं, उसमें कोई भी मेथड यूज़ कर लें, उसमें अकॉर्डिंग टू कर लें, अकॉर्डिंग टू डेट रिपोर्ट, और अकॉर्डिंग टू द यू कैन से न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द डॉन, और यू कैन से अल जज़ीरा, और द एसे ऑफ द फ्रॉम द फॉरेन अफेयर्स। तो इस तरह आप वो कोड करके अपनी जो बात है वो वहाँ पे डेटा अगर पेश करना चाहें तो डेटा पेश करें, और कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो भी पेश कर सकते हैं। अच्छा, एस्पायरेंट टू ऑफिसर अकाउंट है, वो पूछ रहे हैं कि डिजिटल नोट्स इधर हेल्प और नॉट, और हाउ टू मेक डिजिटल नोट्स। मैंने जो डिजिटल नोट्स बनाए थे वो बिल्कुल बनाए थे, वो मैंने पाकिस्तान अफेयर के बनाए थे। पाकिस्तान अफेयर के मैंने कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने सेलेक्ट करके, तो मैंने कहा यार ये बस अपना रिपीट होते रहते हैं। जैसे वो मुझे क्वेश्चन एक याद था, 18 अमेंडमेंट में बड़ा क्वेश्चन आता था, 18 अमेंडमेंट, तो मैंने वो बना लिया था नंबर 1। और नंबर 2 वो जो क्वेश्चन था कि रोल ऑफ द जुडिशरी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये जुडिशरी जो केसेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट, 200 केस है, उसके अलावा मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, और तीसरा था आसमा जिलानी केस और नुसरत भुट्टो केस। ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपकी जुडिशरी हिस्ट्री में, तो वो भी मैंने डिजिटल बनाए थे। इसके अलावा काफ़ी और डिजिटल बनाए, तो आपको तो बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। आई वुड रिकमेंड इफ़ यू हैव गुड लैपटॉप और आप एक डिजिटल नर्ड हैं तो ज़रूर बनाएं। इट विल सेव योर इनफ टाइम फ्रॉम मेकिंग द यू कैन से लेंदी नोट्स ऑन द पेजेस। बट वो अगेन आपकी मर्ज़ी है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा फैसिलिटेशन एक दूसरे पर समझते हैं। अच्छा, उसके अलावा हुमेरा खबीर is asking sir, would you recommend 20 question series of the JWTU? एक ये और मैगज़ीन है उनका, वो भी मुझे बता दें। और हाँ, दुआ ज़ेरा वाला ये था, ये बात कर रही थी। अच्छा, वो 20 सीरीज़ जो है वो तो यूज़लेस हैं, वो अपना रट्टाफिकेशन पे ही होता है आपका। तो रट्टाफिकेशन पे ना जाएं। आई वुड रियली यू कैन से डिस्करेज यू फ्रॉम बाइंग दीज काइंड ऑफ बुक्स। तो उस वजह से ही आप नोट करें कि मार्क्स हैं वो बड़ी कम आती हैं इन सब्जेक्ट्स में, स्पेशली इन द इस्लामियात में। आपने कैसे सुने होंगे कि डिस्पाइट बीइंग द वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स इन द इस्लामियात, इवन द सर्विंग CSPs अनफॉर्चुनेटली हैव फेल्ड द इस्लामियात पेपर। तो उसका रीज़न क्या है कि यू आर यूजिंग सेम काइंड ऑफ रट्टाफाइड मटीरियल फ्रॉम ओनली वन बुक। तो वन बुक प्लीज़ ना फॉलो करें, एटलीस्ट आपके पास 2 बुक्स होने चाहिए। तो प्लीज़ अवॉइड दीज काइंड ऑफ मार्केट बुक्स लाइक 20 सीरीज ऑफ द वर्ल्ड टाइम्स। अच्छा, बुशरा इज आस्किंग, आई एम 18 year old, आई वांट टू स्टार्ट एंड स्टडी ग्रामर, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हाँ, वो मैं 3 बुक्स अपना रिकमेंड करता हूँ। नंबर 1 इज़ रेन एंड मॉडर्न फॉर ए स्टार्टर, बड़ी अच्छी बुक है, इसको प्लीज़ नाम